स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। हम यहाँ विजय चौक से लाइव लगातार आपके साथ खबरों पर चर्चा कर रहे हैं। अब जरा इंडिया गठबंधन का नेता कौन, इसकी बात करते हैं। क्यों टेंशन है पहले तो ये, क्यों नेता बदलना है इंडिया गठबंधन का? इंडिया गठबंधन का कोई नेता है भी क्या? देखिए, अभी औपचारिक कुछ नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को गठबंधन का अगवा माना जाता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और देश भर की पार्टी है, बाकी सब क्षेत्रीय दल हैं। लेकिन अब जैसे ममता बनर्जी ने ये सुर पकड़ा कि हम लीडरशिप देने के लिए तैयार हैं, और जो लोग अभी चला रहे हैं इंडिया गठबंधन को, उनसे अगर उनको नहीं चल पा रहा है तो फिर उनको कह देना चाहिए ये बात। इसके बाद जिस तरीके से बाकी सब लोगों ने ममता बनर्जी का साथ दिया, शुरुआत सबसे पहले हुई थी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी से। उनके दो सांसदों ने, संजय राउत ने, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा बात तो ठीक है, ममता जी में पूरी क्षमता है, इसको लीड करें। फिर शरद पवार साहब आ गए, उन्होंने कहा बहुत अग्रेसिव नेता हैं, इंडिया गठबंधन को आगे ले जाएंगे, हम भी उनके साथ हैं। अच्छा, ये भी कहा गया कि हम सब मिलकर के कोलकाता जाएंगे और वहां जाकर के बैठक करेंगे ममता जी के साथ। वो बैठक अभी हुई नहीं है। फिर यहाँ दिल्ली में समाजवादी पार्टी के नेता बोले भाई कांग्रेस पार्टी रोक पाती भाजपा को तो मोदी प्रधानमंत्री ना बन पाते तीसरी बार। वो काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, ममता जी को आगे आना चाहिए। फिर लालू यादव आए। लालू यादव ने एक बात आगे और बढ़ के कह दी, हाँ ममता जी ही होंगी लीडर। इसमें कांग्रेस को कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, ममता बनर्जी को ही नेता बना देना चाहिए। अब सब लोग ममता बनर्जी आखिर क्यों कर रहे हैं? और इसमें कहीं कांग्रेस पार्टी को ठिकाने लगाने की तैयारी है क्या? कांग्रेस पार्टी के साथ स्कोर सेटल करना चाहते हैं? राहुल गांधी के नेतृत्व में एक किस्म का विश्वास दर्शाना चाहते हैं ये सारे दल। अभी आपने देखा था पार्लियामेंट में नई सिटिंग अरेंजमेंट सामने आया, तो उसमें जो मुख्य ब्लॉक होता है ब्लॉक 8, जो इधर प्राइम मिनिस्टर जहां बैठते हैं उसके ठीक सामने जहां पर बैठते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, पहले उसी सीट पर उनके बगल में अखिलेश यादव बैठते थे। अब उनको ब्लॉक 8 से ब्लॉक 6 में शिफ्ट कर दिया, यानी कि थोड़ी और दाहिने तरफ शिफ्ट कर दिया गया। अब कैमरा उतनी आसानी से उनको नहीं पकड़ पाएगा, नहीं तो जहां राहुल गांधी बैठते हैं उन बेंचेस पर तो कैमरा लगा ही रहता है लगातार। और इसकी शिकायत उन्होंने किससे की? कांग्रेस पार्टी से। अखिलेश यादव जब हाउस में आए उनकी सीट बदलने के बाद, तो सबसे पहले बोले थैंक यू कांग्रेस, मतलब कांग्रेस वालों ने उनकी सीट बदलवा दी, ये उनका आरोप था। अब ये सारी तनातनी आप देख रहे हैं चली रही है। यूपी में भी एक लड़ाई है कांग्रेस, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में। राहुल गांधी वहां के मुद्दे उठा रहे हैं, आज भी वो हाथरस में। इन सब पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने तो एक तरीके से लगता है कि पद ग्रहण सा ही कर लिया, क्योंकि उन्होंने जितने नेताओं ने उनके नाम को आगे बढ़ाया सबको धन्यवाद भी दिया। सुनिए जरा ममता बनर्जी की बात। आप अभी हम सबको पास, मैं सबको पास आभारी हूँ कि हर नेता ने मेरे को जो रेस्पेक्ट दिया है, मैं सबको लिए मैं आभारी हूँ। मैं सबको सुस्वास्थ्य कामना करती हूँ और ये लोग अच्छा रहे, इसको पार्टी अच्छा रहे, इंडिया अच्छा रहे, ये हम चाहती हूँ। लेकिन आज हमारा जगन्नाथ टेम्पल का ओर से सबको लिए शुभकामनाएं। सर, ममता जी ने तो थैंक यू स्पीच भी दे दी है। तो जैसे शपथ ग्रहण हो जाता है, शपथ ग्रहण जैसे हो गया कुछ उस तरह से। देखिए, बहुत दिलचस्प है। ममता बनर्जी ऐसी नेता हैं कि वो इंडिया गठबंधन में हैं भी और नहीं भी हैं। बंगाल में उन्होंने कहा था कि मैं अकेले लड़ूंगी, इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूँ मैं, लेकिन मैं सीट किसी को नहीं दूंगी, और उन्होंने नहीं दी। अच्छा लड़ी, बीजेपी को उन्होंने 18 से 12 सीटों पर ले आई, 6 सीटें उनकी बढ़ गई, बीजेपी घट गई। अभी क्या है कि लोकसभा में जो पिछले सत्र में जो इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखती थी, सबसे पहले उससे टीएमसी अलग हुई अडानी वाले मुद्दे को लेके, और टीएमसी के लोगों ने उस पर जाना बंद कर दिया। तो वो एक हो गया। उसमें तो उनके नेताओं ने कह दिया कि हम तो इंडिया गठबंधन में है ही नहीं। अब पहले तो ममता जी तय करेंगे इंडिया गठबंधन में है कि नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि अभी कौन सा लोकसभा चुनाव हो रहा है कि जो नेता बने और नेता बन के फिर वो बने। अभी तो अपने अपने राज्यों की चुनौतियाँ हैं सबके सामने। महाराष्ट्र में भी चुनाव हो चुके हैं, अब दिल्ली में चुनाव है, और उसके बाद बिहार में है 2025 में। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल लड़ेंगे बीजेपी से मुख्य रूप से, और बिहार में जो चुनाव होगा उसमें कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन होना है। अब लालू जी कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए, क्योंकि सीमांचल में इस बार कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। भाई, लोकसभा में 4 सीटें जीती लालू जी ने, आरजेडी ने, और 3 सीटें जीती कांग्रेस ने। 7 सीटें कुल आई, और एक पप्पू यादव निर्दलीय जीत गए, वो भी कांग्रेस के ही हैं। तो लगभग 4-4 पे है। तो लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस लालू जी के परफॉर्मेंस के बराबर था। अब सीमांचल में चूंकि ज़्यादा सीटें मांगेगी कांग्रेस, मुस्लिम बहुल इलाका है, लालू जी उतनी सीटें देना नहीं चाहेंगे, तो उन्होंने जो ममता जी वाला कार्ड खेला वो दबाव बनाने को घेरने से ज्यादा राहुल गांधी कांग्रेस को घेरने की तैयारी, सब एक दूसरे को घेरने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में घेर रही है कांग्रेस को, लालू जी घेर रहे हैं बिहार में कांग्रेस को, अरविंद केजरीवाल घोषणा ही कर चुके हैं कि हम अकेले लड़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, बता दूं 1 मिनट में दिल्ली में क्या हुआ। दिल्ली में जैसे ही ये खबर आई, और खबर ज़्यादा जो सार्वजनिक तौर पर खबर आती है
हर जगह आपको दिखाई देती है, वो एजेंसीज देती हैं खबर। एजेंसीज ने कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से खबर दे दी कि दिल्ली में गठबंधन होने जा रहा है, 15 सीटें अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी को दे सकते हैं। बाकायदा उसी पोर्शन को रिट्वीट करके, कोट ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल ने कहा हम अलायंस नहीं करेंगे। कांग्रेस चाह रही थी कि अलायंस हो, और लग रहा था उसको अलायंस होगी। देखिए, कांग्रेस दिल्ली को लेकर तो कांग्रेस की कोई नीति है ही नहीं। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये है, जिस जिस राज्य में वो हारती आती है और कोई क्षेत्रीय दल आ जाता है तो वहाँ उसके पास कोई उस राज्य में कैसे अपने को रिवाइव करे उसकी कोई पॉलिसी नहीं होती। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में और दिल्ली में आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ क्षेत्रीय पार्टियाँ कांग्रेस की ज़मीन लेके सरकार बना लेती हैं वहाँ कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं रहती। वही हाल दिल्ली में भी है। पिछले 2 चुनावों से शून्य पर है, 2015 में भी, 20 में भी। लेकिन अभी तक कांग्रेस की यात्रा निकाल दी देवेंद्र यादव ने, लेकिन इसी आधार में है कि अलायंस करें कि न करें, करें कि न करें, कोई नहीं। तो कांग्रेस चाह रही है कि 15 सीट 20 सीट मिल जाए तो शायद 5 सीटें जीत जाएं। लेकिन लोकसभा में देखा था आपने नहीं, लेकिन राहुल गांधी शायद चाहते हैं, क्योंकि उनका दिल्ली में कार्यक्रम था पार्टी के नेताओं के साथ, वो कैंसिल किया कांग्रेस पार्टी ने कि भाई ये मैसेज ना जाए कि हम उनके। राहुल गांधी तो हरियाणा में भी चाहते थे, लेकिन हरियाणा में हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि आम आदमी पार्टी में 20 सीटें मांग रही थी। 20 से 10 पे आती, ये 4 से ज़्यादा देने को तैयार नहीं थे। यहाँ कांग्रेस अगर 15 कांग्रेस मांगेगी तो 25 सीटें, ये 15 दे देंगे क्या? नहीं देंगे। क्यों देंगे? तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस से कोई गठबंधन दिल्ली में होगा। ये मामला वैसे ही होगा जैसे पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़े, दिल्ली में भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। ठीक है, और फिर से एक बार ममता बनर्जी वाली बात करते हुए, आपने कहा कि मतलब ये अलग अलग राज्यों में कांग्रेस को घेर रहे हैं और कोई लोकसभा का चुनाव तो हो नहीं रहा, तुम्हारी सारी माहौल बनाने वाली बात है केवल। हाँ भाई, अभी आप किस बात पे जा रहे हो? किस पे नेता चुन रहे हो? कोई प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है क्या? सर, एजेंडा सेट करने की बात तो है ना, लेकिन आज पार्लियामेंट में एजेंडा कौन का सेट करता है? विपक्ष का, कांग्रेस पार्टी। भाई अडानी का शो कांग्रेस कर रही है, वही सारा मीडिया स्पेस भी लेती है। मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है कि इसको रिवाइव किया जाए गठबंधन को, लेकिन 2 शब्द अभी बहुत चल रहे हैं, आपने बहुत उसका इस्तेमाल किया और संसद में भी हो रहा है। एक है तख्ता पलट और दूसरा है अविश्वास प्रस्ताव। अब जॉर्ज सोरोस मोदी सरकार का तख्ता पलट करेंगे कि नहीं करेंगे? ममता बनर्जी ने राहुल गांधी जी का तख्ता पलट कर दिया। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति चेयरमैन साहब के पास आएगा कि नहीं आएगा ये भी तय नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने राहुल गांधी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया। ओके, ये 2 डेवलपमेंट इसमें मुझे दिखाई क्लियर टारगेट राहुल गांधी, क्लियर टारगेट है ना। अब दूसरी बात कि ये कहना कि 2029 में चुनाव होंगे तब जरूरत नहीं है। ये एजेंडा सेट करना मोदी सरकार के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए एक लंबा, हमेशा हम कहते हैं वो चुनाव के वक्त खड़े हो जाते हैं एक साथ मिलके, इसलिए अभी ज़रूरत है कि एक नया गठबंधन, नया नेतृत्व बना। और अब तो ममता जी ने जैसे थैंक यू किया, मुझे पता ही नहीं था कि अच्छा ये सब कुछ हो गया है। मेरे को वैसे भी कम खबर पता रहती है, लेकिन वो थैंक यू का मतलब है कि ये सब तय हो गया है कि अब, वैसे तो ममता जी ने जब पहले बार कहा था, इसका मतलब उस समय उन्होंने सारे सहयोगी दलों से बात पहले बात कर ली होगी, उसके बिना थोड़ी कहा होगा। और जितनी जल्दी थैंक यू किया है, तो अभी ज़रूरत है कि मोदी सरकार के खिलाफ जो भी एजेंडा हो उस पर एकजुट होने के लिए वो पूरा इंडिया ब्लॉक जो है, गठबंधन जो है, वो खड़ा हो और कोई नई रणनीति बनाए। ममता जी कैसे होगा? राहुल गांधी ने तो अभी कल ही कहा है मैं अडानी का मुद्दा नहीं छोड़ने वाला हूं, कोई अगर सोच रहा हो तो। हाँ, तो हो सकता है जैसे ममता जी अभी गठबंधन से अलग चल रही थी, इंडिया गठबंधन से, ये भी अच्छी बात है। जो अभी तक गठबंधन से अलग थी वो उसको नेतृत्व कर रही है, और ये अलग, और जो नेतृत्व कर रहे थे वो अलग हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं और हो सकता है ज़रूरत हो, जब पार्लियामेंट खत्म हो जाएगी तो फिर अडानी के बाद कुछ और चीज़ों पर चलेंगे। और भी तो इशूज हैं जिस पर आप मोदी सरकार को घेर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है इसके बाद वो वक्फ वाले मसले पर बड़े आएंगे। लेकिन अभी मुझे जो समझ में ये नहीं आ रहा, अभी तो 5 महीना पहले लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी जी को जननायक डिक्लेयर किया गया था ना, कि राहुल गांधी जी अब देश के नेता बन गए हैं। नहीं, वो तो राहुल अचानक उनका फिर, वो तो जननायक से पहले लालू यादव जी ने उनको दूल्हा भी बताया था। लालू जी ने जनपत्री नहीं मिलती कई बार तो बदलते भी है ना। लालू जी ने दूल्हा बताया था, लालू जी कह रहे हैं ममता जी होंगे। नहीं, वो कह रहे हैं जनपत्री नहीं मिलती है तो क्या करें। नहीं सर, लोकसभा चुनाव के बाद जरूर राहुल गांधी को जननायक कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों पर रोक दिया, कांग्रेस विपक्ष का नेता बन गई, 99 सीटें कांग्रेस जीत गई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हरियाणा का जो चुनाव जीता हुआ बाजी कांग्रेस हार गई, तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ली, और महाराष्ट्र में जो इतना बेहतर प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने किया था और विधानसभा में बहुत शर्मनाक हार हुई, और उसी के विपरीत आप देखिए बंगाल के अंदर 6 की 6 सीटें ममता बनर्जी जीत जाती है। तो ममता बनर्जी ये बताना चाहती है कि राहुल गांधी जहाँ नेतृत्व करते हैं, और देखिए राहुल गांधी को बहुत बड़ी चुनौती है। अभी तक तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि राहुल गांधी को लॉन्च करना जा रहा है, राहुल गांधी लगातार फेल हो रहे हैं। अब सहयोगी दल कहने लगे कि राहुल गांधी के अंदर नेतृत्व क्षमता नहीं है। ममता बनर्जी का ये कह देना कि भाई मैं नेतृत्व करना चाहती हूँ, मतलब ये है, और उसमें शरद पवार और उद्धव ठाकरे का समर्थन देना
जिनके राज्य में ममता बनर्जी कोई बहुत कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती, जहां कांग्रेस पर वो निर्भर है महाराष्ट्र के अंदर, वहां अगर शरद पवार उद्धव ठाकरे ममता बनर्जी के साथ जा रहे हैं तो ये बता रहा है कि राहुल गांधी की राजनीतिक जमीन कितनी अपने राज्य में कमजोर हो गई है कि आपको लगता है अब ये फॉर्मली काम होगा? ये देखिए अभी कांग्रेस के ऊपर ममता बनर्जी को नेता डिक्लेयर कर देंगे। ये कांग्रेस के ऊपर है। अगर कांग्रेस ये कहती है कि भाई लोकसभा के अंदर राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, राहुल गांधी वहां लीड करेंगे, आप सड़क पर अगर इंडिया गठबंधन ममता बनर्जी को देते हैं तो सहमति बनती है, तय हुआ कि दोनों कैसे एडजस्टमेंट होता है। लेकिन यह भी तय है कि बिना कांग्रेस की सहमति कि इंडिया गठबंधन बन नहीं सकता। सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, 99 सांसद उनके पास है। चलिए सर, देखते हैं क्या होता है। महाराष्ट्र के साथ भी आपने उद्धव ठाकरे की चर्चा की, ये भी चर्चा चल रही है कि वो भी जल्द महाविकास आघाड़ी से अलग हो सकते हैं। वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स खुलकर करना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन ने या महाविकास आघाड़ी ने उनके हाथ थोड़े से बांध रखे थे, तो उन पर आरोप लगा कि ये मुसलमानों के लिए मुसलमानों की पार्टी बन गई है। अब शायद बीएमसी इलेक्शन से पहले उद्धव ठाकरे ये ऐलान करें कि वो अलग लड़ रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में और बहुत डेवलपमेंट है। अजीत पवार दिल्ली में हैं, वो आज अपने चाचा शरद पवार को उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए पूरे परिवार को और पार्टी के सारे सीनियर लीडर्स को, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, सबको साथ लेकर के गए थे। वहां जाकर उनकी एक मुलाकात हुई, बड़े अच्छे माहौल में उनका स्वागत किया। सुप्रिया सुले ने शरद पवार साहब को जन्मदिन की बधाई दी गई। तो ये सब कुछ भी हुआ। देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली आए हुए थे। कल रात 12:02 पर वो अमित शाह के घर से बाहर निकले। अब ये मिडनाइट मीटिंग्स आपको पता ही है कितनी सस्पेंसफुल होती हैं। वहां जाकर उनकी क्या बातचीत हुई, माना यह जा रहा है कि परसों महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। अभी केवल मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है, परसों मंत्री शपथ ले रहे हैं। उसके बाद फिर सत्र शुरू होगा बाकायदा विधानसभा का। अब जो फॉर्मूला डिक्लेयर हुआ है, अभी तक समीर जी उसको बता सकते हैं और क्लैरिटी के साथ। 20 मंत्री बीजेपी के, 12 एकनाथ शिंदे की शिवसेना के और 10 एनसीपी अजीत पवार के, ये बनाए जाएंगे। जिस बात को लेकर झगड़ा था और इतना हंगामा हुआ वो होम मिनिस्ट्री को लेकर के, वो एकनाथ शिंदे साहब को नहीं मिल रही है, ये क्लियर है। लेकिन अर्बन डेवलपमेंट शायद उनको मिल जाए। इनकी चर्चा तो ये भी थी कि अर्बन डेवलपमेंट भी बीजेपी अपने पास रखना चाहेगी। बड़ा मंत्रालय, बड़े बजट वाला मंत्रालय होता है। वित्त मंत्रालय अजीत पवार साहब को दे दिया गया है हमारी जानकारी के मुताबिक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो विभाग संभाल रही थी, देवेंद्र फडणवीस जब उप मुख्यमंत्री थे, होम भी उनके पास था, उसमें से बहुत ज़्यादा कुछ शेयर करने के मूड में जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अजीत पवार साहब ने कि आज की इस मुलाकात ने शरद पवार से फिर एक बार ये हवा दे दी। चाचा और भतीजा क्या फिर एक होंगे? सुनिए उनकी बात। गृह मंत्री से मुलाकात करके निकले हैं अजीत दादा पवार। सर, क्या मुलाकात थी, किस विषय पर? मुलाकात थी हमारे यहाँ शुगर का FRP 4 दफा बढ़ गई और MSP बढ़ नहीं पाई। तो हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि फार्मर्स को अच्छे दाम मिलने के लिए शुगर केन के लिए ये इसमें इंटरफेयर का आपको करना पड़ेगा। हमारी रिक्वेस्ट है कि इसमें दाम MSP के कुछ ना कुछ रास्ता निकालो। तो बोले कि मुझे नेक्स्ट मंथ को मैं इसके बारे में PM के साथ चर्चा करके रास्ता निकालूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं। क्या कैबिनेट विस्तार को लेकर भी कोई चर्चा हुई? कितने बर्थ किसको क्या सेट? हमारी देवेंद्र जी के साथ बात हुई है। कल देवेंद्र जी अमित भाई को मिले हैं। मंत्रालय तो बढ़ जाएंगे, शपथ भी हो जाएगी। अजीत पवार जी और शरद पवार जी की मुलाकात में कुछ है क्या? देखिए, एक तो पारिवारिक मुलाकात थी, आज उनका जन्मदिन था। शरद पवार जी और अजीत पवार के बीच में अब एक सहमति बन चुकी है कि भाई आप सरकार में रहिए, हम इधर रहेंगे। और परिवार के जो हित हैं, आर्थिक हित हैं, आर्थिक साम्राज्य है, वो इतना घुला मिला है कि वो सुरक्षित रहे, उसमें किसी तरह की आँच ना आए और बाकी राजनीति चलती रहेगी। शपथ ग्रहण हो रहा है ना सर परसों पक्का? बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही बता दिया कि जो नागपुर में शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है 16 तारीख सोमवार से, उसके पहले सरकार मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कल अमित शाह की बैठक के बाद ये तय हो गया है। आज शाम को फिर इनकी बैठक है, तो शनिवार को शपथ ग्रहण हो जाएगा। नहीं सर, शिंदे साहब लेकिन दिल्ली नहीं आए, बाकी दोनों लोग तो हैं यहाँ। नहीं, होम मिनिस्टर साहब से देवेंद्र फडणवीस जी की मुलाकात से ये तय हुआ कि होम मिनिस्टर ने कहा कि होम मिनिस्ट्री देने की जरूरत नहीं है शिंदे साहब को।